हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू चल रहा है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ रहे हैं वो है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आप लोगों को सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स बताए थे, जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियल था, फिर उसके बाद आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल था, कॉलमनार एपिथेलियल्स थे, कॉलमनार एपिथेलियल के बाद आपका सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल थे, फिर हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियल्स पढ़े थे। तो वो सेल्स जो कि सिंगल लेयर्स से मिलके बने हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, यही टिश्यू आपका क्या कहलाता था, क्यूबॉइडल या फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाता था, जिसमें क्यूबॉइडल सेल्स भी, कॉलमनार सेल्स भी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट थे। अब जो नेक्स्ट हमें यहाँ स्टार्ट करना है वो है हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल की बात करें तो इसमें भी हमने डिविजन्स दे रखा है, एक तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल और एक आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियल। जो मेन हमें पढ़ने हैं वो स्ट्रैटिफाइड ही हैं, मतलब टिश्यू को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्ट्रैटिफिकेशन प्रेजेंट है तो मतलब बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स होंगे। जैसे सिंपल टिश्यू की जब आप बात कर रहे थे तो सिंपल टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट थी जो कि एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सचेंज इन सब में हेल्प करती थी। लेकिन जब भी आप बात करते हैं हमारे उन टिश्यूज़ की जो कि एक लेयर से ज़्यादा लेयर से मिलके, मतलब एक लेयर से ज़्यादा लेयर से मिलके बने हैं, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, वो कंडीशन हमारी डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन करती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करवाती है। जैसे यहाँ पर हमें दो सेल्स पढ़ने हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, एक केराटिनाइज्ड होंगे और दूसरे नॉन केराटिनाइज्ड होंगे। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो समझनी है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। द ओनली सेल्स of the deepest layer rest on the basement membrane. Being multi-layered, compound epithelia have little role in secretion and absorption, but they provide protection to underlying tissue against mechanical, chemical, thermal और osmotic stresses. Compound epithelial में भी stratified और transitional, stratified भी हो सकते हैं या फिर transitional भी हो सकते हैं। अब क्योंकि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, तो जैसे अभी भी मैंने आपको बोला, दे विल नॉट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, दे विल नॉट हेल्प इन द सीक्रीशन, एक्सचेंज कराने में हेल्प नहीं करेंगे, एक्सचेंज कराने में कोई मदद नहीं करेंगे। जितना हेल्प करते हैं वो किस में कर रहे हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, लाइक अब केमिकली या फिर मैकेनिकली या फिर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, लाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें सेपरेशन बनाना है तो वो सेपरेशन देने का काम आपका कौन करता है, यही स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल करते हैं। और इसी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल को, मतलब कंपाउंड एपिथेलियल को स्ट्रैटिफिकेशन में, मतलब एक से ज़्यादा लेयर में मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से दो पार्ट्स, एक तो स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल और एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। मतलब देखें, जिसमें कैरेटिन की प्रेजेंस है, लाइक हमारे नेल्स हैं, हूफ्स हैं,
हेयर्स हैं, ये सब में केराटिन की प्रेजेंस होती है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियल। और नॉन केराटिनाइज की बात करें तो जैसे जितना भी हमारा इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, आपका फायरिंग्स है, बकल कैविटी है, ईसोफेगस है, बकल कैविटी है, ईसोफेगस है, ये सब एक्सटर्नल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें और क्या होता है, इसमें और हमारी जितने भी टिश्यूज़ हैं वो हेल्प करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने सबसे पहले बोला स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, द डीपेस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय द कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल। लेकिन जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग लेयर्स की अलग होती है। जैसे सबसे पहले नीचे का लेयर जो है वो अलग है, फिर ऊपर की बात करें तो वो आपका डिफरेंट एक ट्रांजिशनल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर टॉपेस्ट लेयर पे कॉलमनार सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये डिपेंड करता है। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल में जो सुपरफिशियल सेल होता है वो क्यूबॉइडल होगा, और ये आपकी इनर सरफेसेस जैसे कि सलाइवरी और पेनक्रियाटिक डक्ट्स हैं इसको लाइन करता है। स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियल जो है ज़्यादातर आपकी मॉइस्ट सरफेसेस को कवर करता है, जैसे बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। आपकी बहुत सारी लेयर्स के बाद सुपरफिशियल लेयर्स के बाद सबसे नीचे आपके पॉलीगोनल सेल्स की एक लेयर होती है। क्लियर? फिर हमने क्या बोला, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड की बात करें तो स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड सेल्स जो हैं ये ड्राई सरफेसेस को कवर करते हैं। अगेन वही बहुत सारी सुपरफिशियल लेयर्स के बाद आपकी हॉर्नी स्केल्स जो होते हैं जो कि टफ मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक डेड स्क्वेमस सेल्स बना देते हैं। और डिपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में केराटिन का, डिपोजिशन है एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसका? आपका केराटिन का। और ये केराटिन जो है आपकी एपिथेलियल इम्परवियस टू वाटर होती है, मतलब इस केराटिन के थ्रू आप किसी भी सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन नहीं करवाते हो। लाइक मैं बात करूँ नेल्स की, मैं बात करूँ हूफ्स की, या फिर आप हेयर की बात करें, तो इन सब जगहों से आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो परफॉर्म नहीं करवाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, मैकेनिकल एबरेशन से बचाती हैं, और नॉन केराटिनाइज जो है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। क्लियर? और प्रोटेक्शन दे देती हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट मैंने कंपाउंड एपिथेलियल में एक तो आपको स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल बताए, और दूसरा जो टर्म है वो क्या है आपका? ट्रांजिशनल एपिथेलियल। मैं साथ के साथ आपको फंक्शन और लोकेशन दोनों बता दिया है, इसका भी और इसका भी। मतलब जब भी आप स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड की बात करते हैं तो मैकेनिकल एबरेशन से बचाने का काम कर रहा है, और दूसरी बात करें तो वाटर से इम्परवियस होता है तो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करवाता। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी किसकी, हमारे नॉन केराटिनाइज्ड की, तो ये जितने भी आपके मॉइस्ट एरियाज हैं लाइक माउथ है, बकल कैविटी है, इन सब जगहों पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे कौन है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल। ट्रांजिशनल एपिथेलियल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टफ सेल्स थे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसे ही ट्रांजिशनल एपिथेलियल के साथ नहीं है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो है बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं, और स्ट्रेचेबल भी होते हैं। सिंगल लेयर होती है क्यूबॉइडल सेल की, और बीच में मिडिल लेयर होती है 2 to 3 लार्ज पॉलीगोनल सेल्स की। इसके साथ साथ आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर्स के और यूरेनर की यही यूरेटस की जो इंटरनल लाइनिंग है, उन इंटरनल लाइनिंग में ये सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर एक्सपेंशन दे देते हैं भाई, क्योंकि मैंने बोला स्ट्रेचेबल हैं, तो स्ट्रेचेबल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेचेबल का मतलब हुआ कि जहाँ पर मुझे किसी पार्ट को स्ट्रेच करना होगा, और स्ट्रेच करने वाला पार्ट जो है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर से अच्छी कोई एरिया या कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसमें यूरिन की फिलिंग की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है, तो तभी यूरेटस में और यूरिनरी ब्लैडर में दोनों जगहों पर आपके कौन से सेल्स मिलते हैं? हमें एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम बात करेंगे तो ये जो स्ट्रेचिंग है ये आपके किसी भी लेयर को कैसा बना देती है?
स्ट्रेचेबल बना देती है, सिंपल, क्लियर। तो ये आपके क्या रहे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज रहे, मतलब बेसिकली वो टिश्यूज जो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होके अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करते हैं, यही टिश्यूज हमारे क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल सिंगल लेयर और कंपाउंड एपिथेलियल मल्टी लेयर, फंक्शन अलग अलग हमने पढ़ लिए। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। वो टिश्यू हमारी बॉडी का जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, उसी टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं फ्लो चार्ट के डायग्राम के बेसिस पे ही आपको पूरा कनेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 तरीके के टिश्यूज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, उसके बाद हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और थर्ड मैंने जो यहाँ पर मेंशन किए हैं वो है हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब एक कैटेगरी को मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब एक हेड कैटेगरी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर फिर से सब डिवीजन है। लाइक लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिवाइड किया है 2 और पार्ट्स में। एक तो है हमारा एरियोलर टिश्यू और दूसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू जिनके सेल्स के स्पेसेस में या सेल में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, वही टिश्यू हमारा कहलाता है एरियोलर टिश्यू। बेनेथ द स्किन प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू की भी बात करें तो एडिपोज टिश्यू भी बेनेथ द स्किन प्रेजेंट होता है और ये स्टोर करता है फैट। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, लूज कनेक्शन बनाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल बोले तो एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। एरियोलर टिश्यू आपकी बॉडी में क्या करता है, एयर स्पेसेस को रखता है, और एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
डेंस रेगुलर जो एक रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, जिसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेंडन्स, दूसरे हैं लिगामेंट। टेंडन बनाते हैं मसल्स टू बोन कनेक्शन, जहां पर मसल्स के साथ बोन का कनेक्शन हो वो टेंडन्स के थ्रू होता है, और जहां पर लिगामेंट के साथ आपका लिगामेंट की बात करें तो जहां बोन से बोन को जोड़ा जाता है वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, वो पार्ट हमारा कहलाता है लिगामेंट। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू देखा, जो एक जगह पे एरियोलर टिश्यू वो टिश्यू है जो कि हमारे सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस को जोड़ के रखते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं आपका एडिपोज टिश्यू का, तो ये वो पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमने किसकी बात करी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि टेंडन और लिगामेंट बनाता है, और दूसरा है हमारे डेंस इरेगुलर जो इसका कोई एक प्रॉपर शेप नहीं है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर से हमने दो पार्ट्स बनाए, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पूरी बॉडी में इसका नेटवर्क प्रेजेंट मिलेगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्लड एंड लिम्फ। तो ये पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लो चार्ट है जिसमें हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे फंक्शंस अलग अलग हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो भाई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, जैसे ब्लड है और लिम्फ है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको कनेक्टिव टिश्यू का क्या है। जनरली कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट, तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक तो मैट्रिक्स है, दूसरा सेल है और तीसरे आपके फाइबर्स हैं। फाइबर्स आपको रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी मिल जाएंगे। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स और सेल बहुत ही इजीली, सेल वाला पार्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, और यहाँ पर हम बात करें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में तो सेल भी मिल जाएगा और फ्लूइड भी मिल जाएगा। जो मैट्रिक्स है ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है और ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड का और प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो कनेक्टिव टिश्यू में तीन पार्ट्स आप देख रहे हो, कौन कौन से तीन पार्ट्स में बता रही हूँ आपको, एक तो मैट्रिक्स बता रही हूँ, एक सेल बता रही हूँ और एक फाइबर्स बता रही हूँ। मैट्रिक्स, सेल एंड फाइबर्स। मैट्रिक्स किससे मिलके बना है, मैंने अभी अभी आपको बोला कि जब भी आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये मिक्सचर है आपके पॉलीसेकेराइड्स का और प्रोटीन का, जो कि आपके डिफरेंट टिश्यू के थ्रू ही सीक्रेट किए जाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जैसे कि फिब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, एडिपोल सेल्स हैं, ये सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड को छोड़ के ये सब अपने अंदर से कुछ फाइबर्स को सीक्रेट करता है, जो कि या तो कोलेजन फाइबर्स कहलाते हैं या फिर इलास्टिन फाइबर्स कहलाते हैं। अगर मैं ब्लड को छोड़ दूं आपके फ्लूइड वाले पार्ट को, तो ये जो ब्लड वाला पार्ट है ये छोड़ के सब कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं। प्रोटीन, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन सीक्रेशन दिया जाता है जो कि कोलेजन या फिर इलास्टिन कहलाता है। ठीक है, और यही फाइबर्स आपके बेसिकली स्ट्रेंथ देंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू को, इलास्टिसिटी देंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू को, तो और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हमारे टिश्यू को। मतलब स्ट्रेंथ की बात करो, इलास्टिसिटी की बात करें या फिर हम बात करें आपकी किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं आपका किसके थ्रू, इसी टिश्यू के
के आपके एक कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के थ्रू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने सबसे पहले एरियोलर टिश्यू पढ़ा, जिसमें हमारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि वाइट कलर के भी होते हैं और येलो कलर के भी होते हैं। फंक्शन क्या है, हमारे टिश्यू के अंडरलाइंग पार्ट में प्रेजेंट होता है, कैविटी बनाता है और किसी भी टिश्यू की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू का लोकेशन वही बेनेथ द स्किन है, हार्ट है, किडनी है, आईबॉल्स हैं, इन सब किडनी के ऊपर एक कवरिंग बनाता है जो कि फैट रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करेगा, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह एक्ट करेगा, वही किडनी से और किससे, आईबॉल्स वगैरह से। और फैट एक तरीके का इंसुलेटिंग लेयर भी बनाता है। तो वो जो इंसुलेटिंग लेयर आपकी बनी है, ये इंसुलेटिंग लेयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम या सेपरेशन देने का काम देगी। दूसरा हम बात करते हैं हमारे किसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर में कनेक्ट किया है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये रो में पैरेलली अरेंज होते हैं। तो पैरेलली अरेंज होने की वजह से इनको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। टेंडन्स और लिगामेंट, टेंडन मसल से बोन्स को जोड़ने का काम करेगा और लिगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर। इसके बाद अगर डिफरेंस पूछा जाए टेंडन्स में और लिगामेंट में, पूछ लिया जाता है। टेंडन इनइलास्टिक होते हैं, मतलब खिंच नहीं सकते, लिगामेंट्स इलास्टिक होते हैं। ये मसल से बोन को जोड़ने का काम कर रहा है, ये बोन से बोन को जोड़ने का काम कर रहा है। ये कोलेजन, वाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है और ये आपके कुछ इलास्टिक फाइबर्स या फिर कुछ कोलेजन फाइबर्स से मिलकर बना होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में अरेंज नहीं होते बल्कि डिफरेंटली अरेंज होते हैं। तो यही जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, इस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आए तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपका कार्टिलेज आ जाता है। कार्टिलेज वही सॉफ्ट बोन जो कि कहीं कहीं पे इलास्टिक भी होती हैं, कहीं कहीं पे हार्ड भी होती हैं। स्ट्रक्चर वही आपका ग्राउंड मैट्रिक्स है जो कि प्लायबल है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करवाता है। और प्रेजेंट कहाँ होगा, तो नोज की टिप है, ईयर का पिन्ना है, इन सब जगहों पे आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बच्चे की बॉडी में बात करें तो पूरी की पूरी बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उन्हीं कार्टिलेज के ऊपर आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से हमारा क्या होता है, जो कार्टिलेज है वो हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। और हार्ड या फिर टफ होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो मेंटेन कर देता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमारे बोन्स हैं। यही मैंने बोला कि कार्टिलेज पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन, इनऑर्गेनिक मटेरियल की डिपोजिशन होने की वजह से ये कैसे बन जाते हैं, आपके हार्ड टिश्यू या फिर हार्ड पार्ट बना लेते हैं। क्लियर। इसके बाद हमने आगे क्या बात करी, ब्लड की और आपकी किसकी, ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ हमारा मेन कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी का, जिसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई वाई ब्लड इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अ बॉडी। तो हम क्या जवाब देते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसमें फ्लूइड का काम करने वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, फ्लूइड का पार्ट प्ले करने वाला ब्लड ही है, जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को अक्रॉस द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने मतलब टिश्यूज़ में, एनिमल टिश्यूज़ में दो पार्ट पढ़ लिए, एक तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट हमें जो यहाँ कवर करना है वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को भी फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देख लेते हैं।
देखिए, सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स, या मतलब स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डिक मसल्स को ही हम 3 नाम से और जानते हैं, स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स भी कही जाती हैं। दूसरा मैं बात करूँ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। और थर्ड अगर हम बात करें कार्डिक मसल्स की तो ये हमारी हार्ट मसल्स होती हैं। सिंपल स्ट्राइएशन का प्रेजेंस होने की वजह से ये जो मसल्स हैं ये वॉलेंट्री इन नेचर होती हैं। कैसी इन नेचर है? वॉलेंट्री इन नेचर। ये होती हैं हमारी इनवॉलेंट्री, और ये होती हैं हमारी अगेन इनवॉलेंट्री। लेकिन ये भी स्ट्राइटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं। इसके साथ साथ डायग्राम देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल हैं, ये है हमारे वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स की बात बेसिकली बात करें तो सिलेंड्रिकल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है। नॉन स्ट्राइडेड की बात करें तो टेपरिंग एंड्स होते हैं इस तरीके से। स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती। देखिए, ब्रांचिंग प्रेजेंट है, इसके साथ साथ न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और स्ट्राइएशन जो है वो प्रेजेंट होता है। कार्डिक मसल्स में और स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में एक कॉमन चीज़ है, क्या है वो कि यहाँ पे स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन प्रेजेंट है इसलिए वो वॉलेंट्री हैं। यहाँ पे स्ट्राइएशन प्रेजेंट है उसके बावजूद भी ये इनवॉलेंट्री हैं। नॉन स्ट्राइएशन का इनवॉलेंट्री नेचर को शो करता है और आपके स्ट्राइटेड नेचर को लेके मतलब स्ट्राइएशन को शो करने की वजह से ये स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टर को शो करता है। तो जब भी आप मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो मस्कुलर टिश्यू आपके 3 पार्ट्स में, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डिक मसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप बात करते हैं कि भाई लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस क्या है, तो उसका जवाब हमारा क्या है? उसका जवाब हमारा ये है कि जब भी हम बात करते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू में स्ट्राइटेड मसल्स की, तो हमारे जितनी लोकेशन बोलें तो ज़्यादातर बोन्स में मतलब ज़्यादा पार्ट मसल्स वाला, लेग्स हैं, बॉडी वॉल है, फेस है, नेक है, मतलब फेस का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट इन जिन मसल्स के थ्रू हो जाए, क्योंकि वॉलेंट्री टर्म मैंने यहाँ मेंशन किया है, वो मसल्स हमारी कौन सी मसल्स होती हैं? स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की तो ये हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं। और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा आपका, फिर हम बात करें आपका
सर्कुलेटरी ट्रैक है, मतलब वो ट्रैक जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है और खुद से वर्क करता है, वहाँ जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारी नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। और थर्ड अगर मैं बात करूँ आपकी कार्डिक मसल्स की, तो कार्डिक मसल्स हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि सिंपल क्या करता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल वही जो, क्योंकि आपने पूरी की पूरी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो स्ट्राइएशन में डिवाइड कर दिया और एक नॉन स्ट्राइएशन में डिवाइड कर दिया, स्केलेटल या फिर स्मूथ मसल्स में। इनको छोड़ के बाकी जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट हैं, वो हार्ट की मसल्स को हम कौन सी मसल्स कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं। मतलब वो मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगी, वो मसल्स हमारी कौन सी मसल्स कहलाती हैं, कार्डिक मसल्स कहलाती हैं। तो बॉडी में सिंपल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को रन कराने वाली हुई हमारी क्या, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को रन करवाने वाली हुई हमारी स्ट्राइएटेड मसल्स, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को रन करवाने वाली हुई हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स, और लास्ट में बात करें जो हार्ट में प्रेजेंट हैं सिर्फ, वो मसल्स हमारी कहलाती हैं कार्डिक मसल्स। पूछ लिया जाता है ब्रांच्ड हैं या फिर सिंगल न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइएशन प्रेजेंट है या नहीं, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन का जवाब जो है वो पूछते हैं। लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का यूनिट आपका न्यूरॉन है। तो मैं ये न्यूरॉन का डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ। वैसे ये हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में समझाया जाता है।
ये नर्वस टिश्यू में नर्वस न्यूरॉन का डायग्राम है। खासियत ये है कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल है और लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। कैसा सेल है? लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का। मतलब जब भी आप बात करते हैं आपके न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल बॉडी का बनाता है और इसके साथ साथ अलग अलग काम है, डिवीज़न भी देते हैं हम इसको। स्ट्रक्चरली डिटेल में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। किसमें स्ट्रक्चरल डिटेल बताई जाती है इसकी सबसे ज़्यादा? हमारी पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम में। तो जब भी आप बात कर रहे हैं आपके न्यूरॉन की या फिर न्यूरॉन के सिंपल डायग्राम की, तो ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब जब आपने बोला कि भाई कौन कौन सा एक्टिविटी हमारे सेल में परफॉर्म करवाई जा रही है इस टिश्यू के थ्रू, जैसे भाई आपके वॉलंटरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे तो नर्वस टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू का काम कनेक्शन बनाना था। स्ट्रक्चर हम बहुत डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम में ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर काम की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं उन नर्व इम्पल्सेस को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम यही नर्वस टिश्यू करता है। और इसके साथ साथ जो नर्व सिग्नल भेजा जा रहा है या ये जो नर्व सिग्नल बनाया गया है, ये नर्व सिग्नल आपका बेसिकली बात करें तो दो तरीके के सिग्नल्स बनाता है। एक तो हमारा केमिकल सिग्नल बनाता है और दूसरा अगर हम बात करें तो केमिकल के बाद इलेक्ट्रिकल। न्यूरॉन से न्यूरॉन में जो सिग्नल रन करेगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा और न्यूरॉन से हम आगे बढ़ जाएं साइनेप्सिस, ऐसे ही बीच में दो सेल्स के बीच की जो स्पेस है वो साइनेप्सिस कहलाती है। इसी के नीचे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो ये जो साइनेप्सिस है ये दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम इसको करता है। तो पहला न्यूरॉन आपका क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जब दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होगा वो केमिकल कंडक्शन बनाएगा। तो काम अगर पूछ लें नर्वस टिश्यू का तो ये या तो नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहलाता है और वर्क है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। सबसे ज़्यादा डिटेल में इस पूरे के पूरे न्यूरॉन को पढ़ाया जाता है हमारे नर्वस टिश्यू में। अब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन का एनिमल टिश्यू था, जिसमें हमने कितने पार्ट्स पढ़े? टोटल 4 पार्ट्स पढ़े। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, तीसरा हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा और फोर्थ हमने पढ़ा यहाँ पर नर्वस टिश्यू जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है वो कॉकरोच की मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है। तो ये पूरा पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का कंप्लीट हो गया।